कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अभी बवाल खत्म नहीं हुआ है। रेप केस में दोषियों को सजा को लेकर स्टूडेंट, राजनीतिक पार्टियां, डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे इस प्रदर्शन के बारे में बात भी करेंगे, पर बाद में। अभी बात सजा की। असल में पश्चिम बंगाल सरकार दुष्कर्मियों को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर एक बिल पेश करने जा रही है। असल में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका कहना है कि अगर राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं तो वो राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी। और ऐसे में सवाल है कि आखिर कैपिटल पनिशमेंट में सजा के क्या प्रावधान होते हैं और क्या ये उम्र कैद, मृत्युदंड से अलग है। वैसे कैपिटल पनिशमेंट की अगर बात करें हम, तो मृत्युदंड को ही कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। मौत की सजा को ही कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। इसे किसी भी अपराधी को अदालत की तरफ से दी जाने वाली सबसे सख्त सजा मानते हैं। यह आमतौर पर हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र आदि जैसे केसों में दिया जाता है। हालांकि इस सजा का काफी विरोध भी होता है और मानवाधिकार के आधार पर इसका विरोध किया जाता है। भारत में मृत्युदंड को खत्म करने की मांग काफी लंबे वक्त से हो रही है। भारत के विधि आयोग ने भी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवाद को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी, मगर कई लोगों को मृत्युदंड की सजा अभी तक सुनाई जा चुकी है। मसलन 31 दिसंबर 2022 तक की अगर बात करें हम, तो भारत में जो मौत की सजा पाए हुए कैदी हैं वो उनके जो आंकड़ा है वो है 539। नए न्याय व्यवस्था यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो अब आई है BNS, इसमें सभी तरह के सामूहिक बलात्कार की सजा 20 साल की कैद या आजीवन कारावास है। नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सजा हो सकती है। आर्मी एक्ट, असम राइफल एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट और कोस्ट गार्ड एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन कई देशों ने इसे खत्म कर दिया है और इस लिस्ट में कई देश लगातार जुड़ भी रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि उम्र कैद और आजीवन कारावास एक ही चीज है और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। दोनों का मतलब है कि दोषी को आजीवन जेल में रहना होगा। हालांकि कैदी के अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे 14 साल की सजा पूरी करने के बाद भी छोड़ दिया जा सकता है। इस सजा को कम करने का प्रावधान भी है, लेकिन कई चीजों पर निर्भर करता है। यह चीज जिसमें कैदी का व्यवहार हुआ, इस तरीके की जो उसका कैसे वो जब तक जेल में था उसके कैसे व्यवहार था, ये काफी मायने रखता है। उसे सजा के दौरान पेरोल, फरलो आदि मिलती रहती है, लेकिन उसे हमेशा जेल में ही रहना होगा। अगर फांसी की बात करें तो ये कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड मौत की सजा का ही एक मेथड है, यानी फांसी के जरिए मृत्युदंड दिया जाता है और ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें हैंग टिल डेथ की बात कही जाती है, यानी किसी को उसकी मौत तक फांसी पर लटकाए जाने का प्रावधान होता है। 20 मार्च 2020 वो तारीख थी जब भारत में आखिरी बार किसी को फांसी दी गई थी। अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। वहीं इस मामले का आरोपी संजय रॉय को लेकर रोजाना कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है। अब इस मामले में सीबीआई ने जो अपनी जांच है वो काफी तेज कर दी है। संजय रॉय के खिलाफ सबूत जुटाने में वो लगी हुई है और इसी क्रम में सीबीआई की टीम संजय रॉय के घर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मां से भी पूछताछ हुई। कोलकाता में संजय रॉय का घर पिछले 13 दिनों से देश भर की सुर्खियां बना हुआ है। भवानीपुर में एक कमरे में संजय रॉय का बचपन गुजरा। यहां जब सीबीआई की टीम पहुंची तो आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। सीबीआई ने संजय रॉय के घर की तफ्तीश भी ली, तलाशी ली, वहां पे तफ्तीश करी और एक अलमारी की तलाशी जब ली गई तो उसमें कपड़े को हटाते हटाते कुछ तस्वीरें मिली। इसके बाद एजेंसी ने उसकी तस्वीरें खंगाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक सीबीआई ने संजय रॉय की मां का बयान भी दर्ज किया। सीबीआई असल में जानना चाहती थी क्या कोई सुराग घर में तो मौजूद या छिपाया नहीं गया है। वहीं सीबीआई इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि कैसे अपराध को बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी रुकावट के अस्पताल के उस जो सेमिनार हॉल है उसमें अंजाम दिया गया, जिसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया, सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अब सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई व्यक्ति ये देख रहा था या किसी को तैनात किया गया था कि कोई आए नहीं, किसी को पता ना चले और वो अपने जो अपराध कर रहा था, जो गुनाह कर रहा था, उसको अंजाम देने में कोई भी रुकावट पेश ना है।
रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारी इसकी भी पुष्टि कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं जानने के लिए कि वहां पे कोई और मौजूद था या नहीं। जांच अधिकारियों ने इस बात को लेकर भी हैरानी जताई कि जब चिकित्सक यानी कि जब महिला डॉक्टर थी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था तब सेमिनार हॉल के बाहर अंदर से बाहर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी। सीबीआई के एक अधिकारी का इस मामले पर यह भी कहना था कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी जिसकी वजह से दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। मगर हम इस बात की जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो ये भी कहें कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि अपराध के दौरान क्या कोई व्यक्ति सेमिनार हॉल के बाहर मौजूद था, खड़ा हुआ था या नहीं। शुरुआती जांच की अगर बात करें तो ये पता चला कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी जिस वजह से दरवाज़ा ठीक तरह बंद नहीं हो रहा था, उस समय खराब था। इतना ही नहीं, 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को 2 से 3 बजे के बीच सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर दाखिल हुई थी और ड्यूटी पर मौजूद एक जो और डॉक्टर थी वो सेमिनार हॉल में उसे सोते हुए देखा भी था। इतना ही नहीं, जो लेडी डॉक्टर थी और उनके जो बाकी लोग साथी थे, यूँ कहूँ कि जो उस टाइम पे जो मौजूद स्टाफ था उन सब लोगों को पता था कि उस दरवाजे की कुंडी खराब हुई थी और इस बारे में उन लोगों को अच्छी तरह जानकारी भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं हो पा रहा था, ये भी इन सबको पता था। इस मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल थे संदीप घोष, एक्स जो प्रिंसिपल हैं, उनसे पूछताछ जारी रखी। इसके अलावा एजेंसी ने गिरफ्तार संदिग्ध संजय रॉय के अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार में 9 अगस्त को महिला लेडी डॉक्टर जो थी उनका शव मिला था। कोलकाता पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अगले दिन ही संजय रॉय को गिरफ्तार भी किया था। कोलकाता के उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी क्योंकि उस वक्त जो हाईकोर्ट था कोलकाता हाईकोर्ट उन्होंने स्वतंत्र संज्ञान लिया था इस मामले में। इसके अगले दिन केंद्रीय एजेंसी ने जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथों में ले ली थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत की हदों को पार किया गया, उसके बाद पूरा जो देश है वो बस इतना चाहता है कि डॉक्टर बेटी और उसके बूढ़े माँ बाप को इंसाफ मिले। ज़रा सोचिए उन बूढ़े माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी की खौफनाक हद को देखा। इस वक्त ज़रूरत है देश को एक साथ खड़े होकर ट्रेनी लेडी डॉक्टर के माँ बाप को और महिला जो डॉक्टर थी उनको इंसाफ दिलाने की। लेकिन कहीं ये लड़ाई सियासत जो इंसाफ की ये लड़ाई है वो सियासत की कदमों तले रौंद ना जाए, कहीं इंसाफ की ये लड़ाई सियासत के तले कमज़ोर ना पड़ जाए। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर कोलकाता की है जहां पर नमना मार्च निकाला गया और इस मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे। इसके बाद बुधवार को पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। बीजेपी ने कहा कि वो आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सड़कों पर कुछ और ही देखने को मिला। असल में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बंद के दौरान गोली चलती है और दावा होता है कि बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता जो हैं उनके ड्राइवर को गोली लगी और तो और बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे ने यह भी दावा किया कि उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया, बम भी मारे गए और 6 से 7 राउंड गोलियां भी चलाई गई। अब आप सोचिए कि जिस डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतरे हैं वो किस कदर, अब वो जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो किस कदर राजनीतिक रूप ले चुके हैं। अब इसमें पार्टियों के नेताओं पर गोली चलने के दावे हो रहे हैं। वैसे इस खबर के बीच ये तस्वीर भी देखिए जो हमारे संवाददाता ने अपने कैमरामैन के साथ रिकॉर्ड करी। जनरली अगर आप एक गेट रखते हो उसको धक्का मार के प्रोटेस्टर्स जो हैं वो सामने चले जाते हैं, लेकिन शायद उसी से सीख लेकर या फिर उसी से प्लान कर कर यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है ताकि एक तो पहले सामने वाला गेट, उसके बाद में ये वाला गेट, ये नीले रंग का, और उसके बाद ये लोहे के रॉड जिसको वेल्डिंग किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि कुछ भी करके इस जगह को, इन गेट्स को डिसमेंटल ना किया जाए, इन गेट्स को धक्का मुक्की में ये गिरे ना। अभी जो तस्वीर हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई वो तस्वीरें उस चिंगारी से उठते गुस्से की हैं जिसमें डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे ताकि सरकार के कानों तक अपने गुस्से को पहुंचा सकें और बता सकें कि अब बहुत हुआ, आखिर कब तक संजय जैसे दरिंदे बेटियों की अजमत को लूटते रहेंगे। यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि रेप जैसे गुनाह के लिए सजा जल्दी मिले, गुनहगारों को सालों जेल में डालकर मुकदमे ना चलाए जाएं।
ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जब जनता का गुस्सा जमीन पर आता है तो लोहा जुड़ता नहीं टूट जाता है। यही सोमवार दोपहर कोलकाता की सड़कों पर भी हुआ। असल में बंगाल सरकार के सचिवालय की तरफ ममता सरकार के खिलाफ गुस्से में उबलती जनता प्रदर्शन करने उतरी थी, मगर बैरिकेड को जब जनता प्रदर्शन करने उतरी तो बैरिकेड को कागज के पन्नों की तरह उन्होंने खींचकर फेंक दिया और बता दिया कि जनता की नाराजगी के आगे कोई वेल्डिंग मशीन काम नहीं आती। वैसे इस बीच एक और खबर आई। असल में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां सीबीआई के बाद अब ईडी भी उनके खिलाफ जांच करेगी, तो वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो आईएमए है, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो एक्स प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। आईएमए की अनुशासन समिति ने ये कार्रवाई की है। संदीप घोष को लिखे अपने लेटर में आईएमए ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन द्वारा विधिवत गठित अनुशासन समिति ने आज स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में आज एक स्नातकोत्तर रेजिडेंट के साथ बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद के घटनाक्रम पर विचार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षरकर्ता ने पीड़िता के मां बाप से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। उन्होंने आपके द्वारा स्थिति से निपटने में अपनी शिकायतें रखी तथा आपके द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार में उचित तरीके से मामले को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में बताया। आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ डॉक्टरों के कुछ संगठनों ने भी आपके द्वारा पूरे पेशे को बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आईएमए मुख्यालय के अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से आपको भारतीय चिकित्सा संघ की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि प्रदर्शन के बारे में आखिर में बात करेंगे, तो अब बात करते हैं कैसे डॉक्टर बेटी को इंसाफ की ये लड़ाई बंद वाली राजनीति में फंस गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो बंद वाली राजनीति की भट्टी बनकर रह गया है बंगाल। बंद का जवाब बंद से, प्रदर्शन का जवाब शक्ति प्रदर्शन से हो रहा है और धमकी का जवाब उससे भी बड़ी धमकी से हो रहा है। बंद, बवाल, प्रदर्शन और धमकियों के बीच बंगाल की सड़कें जल रही हैं। ट्रेनी लेडी डॉक्टर से बर्बरता की वारदात पर जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें ऐसा लग रहा है कि मानो इंसाफ कहीं पीछे छूट गया और राजनीति जो है वो बहुत आगे निकल आई है। अब सोचिए कि बंद के जवाब में बंद की सीरीज फिलहाल जारी रहने ही वाली है। दरअसल 29 अगस्त को बीजेपी का कोलकाता के एस्प्लेंड में धरना हुआ। फिर उसके बाद आज यानी 30 अगस्त को बीजेपी की महिला विंग महिला आयोग का घेराव करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद 2 सितंबर को बीजेपी जिला मजिस्ट्रेट दफ्तरों का घेराव करेंगे। फिर उसके 2 दिन के बाद यानी कि 14 सितंबर को ब्लॉक दफ्तर पर धरना होगा। फिर उसके 2 दिन के बाद 6 सितंबर को बंगाल के हर मंडल में प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीजेपी ने कोलकाता में 3 प्रदर्शन करने की भी तैयारी की है। ये सारे प्रदर्शन एक ही दिन होंगे, यानी एक दिन और कोलकाता के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। उधर बीजेपी के बंद पर अब टीएमसी ने तय किया है कि वो भी सड़क पर उतरकर ही जवाब देंगी। खुद ममता बनर्जी ऐलान कर रही हैं कि शुक्रवार यानी आज 30 अगस्त को टीएमसी के समर्थक छात्र प्रदर्शन करेंगे। शनिवार यानी 31 अगस्त को हर ब्लॉक पर टीएमसी प्रदर्शन करेगी। रविवार यानी 1 सितंबर को टीएमसी की महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। ममता बनर्जी की मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, मगर ममता कहती हैं कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप के मामले में 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पास नहीं किया तो वो भी प्रदर्शन करेंगे। अब आप सोचिए कि एक दिन एक पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो अगले दिन दूसरी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और ये प्रदर्शन एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने का हो रहा है, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का हो रहा है। मगर जिस मकसद से लोग सड़कों पर उतरे थे 9 अगस्त की उस वारदात के बाद से, वो मकसद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। और जहां पर लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई चल रही थी, अब वहां पर एक राजनीतिक पार्टियों का आपस में एक होड़ मच चुकी है, जहां पर एक पार्टी अपना शक्ति दिखाती है तो दूसरी पार्टी आके फिर वो अपनी शक्ति दिखाती है। मगर लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे जो हो रहा है प्रदर्शन पार्टियों का, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी
देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।